In this video, we will talk about regionalism. तो regionalism की definition क्या होती है? It is a strong sense of identity and loyalty people feel towards their specific religion. It is often based upon language, ethnicity or culture. It fosters cultural pride and tradition तो ठीक है, but it can also pose a challenges to national unity. यहाँ पे आगे लिखा है कि 12th 5 ईयर प्लान में फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करी गई थी ताकि एक बैलेंस रीजनल ग्रोथ हो। दिस इज़ लाइक अ कंक्लूजन या फिर उसमें हम लिख सकते हैं, बट हमें डेफिनेशन चाहिए, वो मैंने अंडरलाइन कर दी। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनलिज्म। रीजनल वही मतलब सेम चीज़ लिखी है कि कैसे होती है। अगर आपको रीजनलिज्म का एग्जांपल चाहिए तो यहाँ पे क्या लिखा है, आप गोरखालैंड मूवमेंट को देखो। मेनी टाइम्स रीजनलिज्म एक्ट एज अ डबल एज स्वॉर्ड डिपेंडिंग अपॉन इट्स मोटिव एंड एस्पिरेशन। यहाँ पे कह रहे रीजनलिज्म को अगर पॉजिटिव सेंस में देखना है तो यूनिटी विद इन डाइवर्सिटी। रीजनलिज्म फॉस्टर्स सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड बिलोंगिंग, प्रमोटिंग ब्रदरहुड एंड लोकल प्राइड बेस्ड अपॉन शेयर्ड एक्सपीरियंस। एग्जाम्पल लैंग्वेज बेस्ड अफिनिटीज। इसी के साथ साथ डेवलपमेंट फोकस। इट कैन ड्रॉ अटेंशन टू रीजनल नीड्स एंड इश्यूज, पुशिंग फॉर अ टारगेट डेवलपमेंटल एथर्स। एग्जाम्पल डिमांड फॉर यूनियन टेरिटरी स्टेटस फॉर लद्दाख। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि रीजनलिज्म का एक नेगेटिव कनोटेशन भी हो सकता है। नेगेटिव सेंस में कैसे? एक्सट्रीम अटैचमेंट टू वंस रीजन कैन लीड टू सेपरेटिस्ट मूवमेंट या फिर सेसेशनिस्ट मूवमेंट, जैसे कि हम देखते हैं खालिस्तान की डिमांड, ग्रेटर नागालिम की डिमांड, बोडोलैंड की डिमांड। हमने देखा पॉजिटिव में ये लिखा है कि अगर हम रीजनल आइडेंटिटीज को बहुत स्ट्रॉन्ग करें तो वो एक रिली मतलब बेसिकली वहाँ पर क्या कहते हैं, सेंस ऑफ कम्युनिटी या बिलोंगिंग को फॉस्टर करती है। और इसी के साथ साथ ये सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर गवर्नमेंट का उस रीजन की डेवलपमेंट पे ध्यान आकर्षित करती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाए तो उससे इन लोग जो लोग हैं वो खालिस्तान, बोडोलैंड या ग्रेटर नागालैंड जैसी डिमांड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजनलिज्म क्या है। अस वर्सेस देम मेंटालिटी होती है इसके अंदर। इसका मतलब क्या होता है? रीजनलिज्म कहती है कि हम हैं और वो हैं। ठीक है, हम और वो की मेंटालिटी आती है कि एक सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच होती है जो कि फोकस्ड होती है कि भाई अपने ओन रीजन का बेनिफिट करो इवन एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। कि भाई हम मराठी हैं, हम पंजाबी हैं, हम कन्नडिगाज हैं, हम तमिलियन हैं, है ना, वैसे करके हम बिहारी हैं तो ऐसे कर बिहारी, बिहार का तो ठीक है, मतलब कि हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारा जैसा नहीं है वो बाहरी है। इसके बाद ये लिखा है कि इनका लिमिटेड पर्सपेक्टिव होता है। रीजनलिज्म एक नैरो माइंडेड व्यू होता है और ये कोऑपरेशन को हिंडर करता है एंड प्रिवेंटिंग रेजिडेंट्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स फ्रॉम शेयरिंग ईच अदर्स सक्सेस। ठीक है, वो तो चलेगा। ये तो ठीक है, मतलब ये तो एक जनरल सी ऑब्जर्वेशन हो गई, हम ये नहीं लिखेंगे। इसी के साथ साथ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल डिस्पैरिटीज बिटवीन रीजन कैन ब्रीड फीलिंग्स ऑफ रिसेंटमेंट एंड डिजायर फॉर रीजनल ऑटोनॉमी। जैसे अगर कोई इंसान बिहार से बेंगलोर आए तो भाई वो तो ऐसे देख के चौंध दिया जाएगा, भाई ये इंडिया ही है ना। वैसे ही कोई ईस्ट इंडिया से वेस्ट इंडिया में जाए तो उसके साथ भी सेम होगा। इसी के साथ साथ द पावर ऑफ बिलोंगिंग। द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनलिज्म इज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड लॉयल्टी ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। ये सब हम वापस लिख चुके हैं। इसके साइकोलॉजिकल रूट्स भी हो सकते हैं, इसके कल्चरल रूट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मराठा लैंड फॉर मराठीज, है ना, वैसे करके मराठा आरक्षण था ना वैसे। तो इसके वो हिस्टोरिकल हो गया। साइकोलॉजिकल रूट्स भी हो सकते हैं कि हम सभी की एक एथनिसिटी है, नागा एथनिसिटी है, तो हमारा अलग होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है कि फॉर्म्स ऑफ रीजनलिज्म। सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स होती हैं जो कि क्या कहते हैं कि हमको सेपरेट स्टेट दे दो। कुछ लोग होते हैं जो कि फुल स्टेटहुड डिमांड करते हैं, जैसे कि दिल्ली मांगती है। इसी के साथ साथ रीजनल ऑटोनॉमी की डिमांड होती हैं, जैसे कि पार्टीज लाइक डीएमके इन तमिलनाडु, अकाली दल इन पंजाब हैव एडवोकेटेड सच ऑटोनॉमी। कुछ तो कहते हैं कि हमको ससेशन ही दे दो, हम बाहर जा रहे हैं, जैसे कि खालिस्तान की डिमांड हो गई, जम्मू कश्मीर में आज़ाद कश्मीर की डिमांड। फिर उसके बाद सुपरा स्टेट रीजनलिज्म। इसका मतलब क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन अ स्पेसिफिक इशू अगेंस्ट अनदर ग्रुप ऑफ स्टेट्स, even the central government. It is a temporary alliances ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट, नॉट अ परमानेंट मर्जर। जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वो एक विंग बना के साथ में आती है सेवन सिस्टर्स और कहती हैं कि नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हो। इसके बाद इंटर स्टेट रीजनलिज्म होती है,
इसका मतलब क्या होता है कि दो स्टेट्स के बीच में हो सकती है, जैसे कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में वाटर डिस्प्यूट, हैदराबाद एंड तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के बीच में ऐसी कंटेस्टेशन बहुत होती है। इंट्रा स्टेट रीजनलिज्म मतलब अपने ही अंदर हो सकती है, जैसे कि आप देखो विदर्भा का, मराठवाड़ा का, है ना, ऐसे करके। यहाँ पे लिखा है कि वेस्ट ओडिशा, कोस्टल वर्सेस वेस्ट ओडिशा का हो सकता है, कोस्टल आंध्रा वर्सेस तेलंगाना का हो सकता है। ठीक है, तो हमने ये सारी की सारे एग्जांपल्स देखे। और अब आप कहोगे ये याद करने, तो आई वुड से कि भाई ऐसा नहीं पूछेंगे व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया। वो ये पूछ सकते हैं कि भारत के अंदर रीजनलिज्म के कारण क्या है ना। तो आप कहोगे कि भारत के अंदर अलग अलग टाइप की रीजनलिज्म है, वो आप बोलना कि मैंने पढ़ा है कि कुछ रीजनलिज्म है जो कि इंटर स्टेट है, कुछ रीजनलिज्म है जो कि इंट्रा स्टेट है, कुछ रीजनलिज्म है जो कि ससेशन की बात करती हैं। ठीक है, SECESSION। कुछ हैं जो कि सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी पे चलती हैं। ठीक है, ठीक है। ससेशन मतलब इंडिया से बाहर। सेपरेटिज्म का मतलब क्या होता है कि इंडिया में रहेंगे लेकिन अलग स्टेट बना के। इंटर स्टेट मतलब दो स्टेट के बीच में, इंट्रा स्टेट मतलब स्टेट के अंदर जो दो अलग अलग रीजन है उनके बीच में हो सकता है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि पंजाब में ऐसे माझा होता है, दोआबा होता है, और फिर है ना, तो ऐसे करके इन दोनों के बीच में हो सकती है। इसी के साथ साथ ये कह रहे हैं कि उड़ीसा में देखने को मिलती है, कोस्टल उड़ीसा में और हिंटरलैंड उड़ीसा में। ठीक है, चलिए, इतना याद हो गया, काफ़ी है। इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट भी होती है, ससेशन भी होती है और सेपरेटिज्म की भी होती है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर नेशनल यूनिटी क्या है। तो अब आप कहोगे कि रीजनलिज्म का सॉल्यूशन क्या है, तो आप यही लिखोगे, सॉल्यूशन फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी ऑफ दीज रीजन्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। जो कि शेड्यूल्ड एरियाज, जो कि हमारा क्या कहते हैं नॉर्थ ईस्ट है, तो उसके लिए 6 शेड्यूल एरियाज। ट्राइबल रीजनलिज्म बहुत ज़्यादा दिखती है हमको, उसकी वजह से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो गया, तो उनके लिए 5th शेड्यूल एरिया बना देंगे। ठीक है, हमको स्टेट की रीजनलिज्म दिखती है कि स्टेट के दो बहुत सारी स्टेट्स, जैसे कि आप देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ कर्नाटका तो नहीं, तमिलनाडु, आंध्र, तमिलनाडु और केरला दोनों मिल के नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी थी इसमें लिखा गया था कि 3 लैंग्वेज फार्मूला होगा, उसके खिलाफ आई। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि 7th शेड्यूल के अंदर उनको ग्रेटर ऑटोनॉमी दे दो। ठीक है, इसी के साथ साथ लैंग्वेज की प्रोटेक्शन के लिए 8th शेड्यूल तो यहाँ पे दिया ही हुआ है। चलिए, आर्टिकल 368 वही लिखा है कि संविधान को अमेंड करके रीजनल जो डिमांड्स हैं उनको थोड़ा सा एड्रेस करना चाहिए। यहाँ पे लिखा है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनलिज्म। तो कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं, कुछ कल्चरल फैक्टर्स हैं, फिर उसके बाद कुछ पॉलिटिकल पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशंस की वजह से है, जोग्राफिकल फैक्टर्स भी हैं, एंड स्केर्सिटी एंड आइडेंटिटी की वजह से भी है। अभी देख लेते हैं। हिस्टोरिकल फैक्टर्स क्या है भाई, एंशियंट किंगडम्स हैं, जैसे कि एम्पायर्स लाइक चोला एंड पांड्याज हैं, है ना, जो कि जिन्होंने साउथ पे रूल किया, या फिर सतवाहनास इन आंध्र प्रदेश है। तो ये लोग चाहते हैं कि वो सारे के सारे जो रीजन्स हैं वो अलग रहें। जैसे अभी कर्नाटका में अगर आप देखोगे रीजनलिज्म, अगर इंट्रा रीजनलिज्म देखनी है, तो आपको रीजनलिज्म किसके बीच में दिखेगी, लिंगायत के बीच में दिखेगी। लिंगायत वर्सेस वोकालिगास। ठीक है, इसी के साथ साथ हमको एक और दिखता है तुलुनाडु, जो कि मैसूर के आसपास ज़्यादा है। कंटारा मूवी थी ना, वो यहीं से निकलती है। ठीक है, चलिए, तो ऐसे करके आपको दिखते हैं कि ये क्या है, ये सब रीजनल आइडेंटिटीज़ हो गई, है ना, मतलब सब स्टेट आइडेंटिटीज़ हो गई। आगे देखते हैं, मुगल एरा में कह रहे हैं कि जब अकबर का रूल था, ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर क्या होता है, एक सेकेंड, हाइलाइटर का कलर चेंज कर रहा हूँ। हाँ, ड्यूरिंग वाइल, यहाँ पे हमने आंध्र प्रदेश, चोला एंड पांड्या का देखा। यहाँ पे लिखा है वाइल अकबर्स रेन ब्रॉट टेम्पररी यूनिफिकेशन, इवन हिज सेंट्रलाइज्ड पावर फीचर्ड सेमी ऑटोनोमस सूबास रूल्ड बाय गवर्नर्स विद डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटीज, जैसे कि राजपूत आइडेंटिटी हो सकती है, मेवार, मारवाड़, है ना, मेवाड़ी, मारवाड़ी, और ऐसे करके आइडेंटिटी है ना वहाँ पे भी। चलिए फिर उसके बाद ब्रिटिश लेगेसी भी है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रिटिश रूल यूनिफाइड इंडिया पॉलिटिकली, बट देयर डिवाइड एंड रूल स्ट्रैटेजी deliberately fueled regional disparities, granting autonomy to princely states and sowing discord among the rulers created lasting tensions. Economic disparity भी है,
इसका एग्जाम्पल ये कह रहे हैं कि एरियाज लाइक अबुझमार रीजन इन बस्तर स्टैंड स्टार कॉन्ट्रास्ट टू इकोनॉमिक बूम ऑफ न्यू रायपुर हाईलाइटिंग दीज इम्बैलेंसेस। कहते हैं कि नक्सलवाद का गढ़ था अबुझमाद, है ना? तो अगर आप अबुझमाद को देखो और वहीं पे आप न्यू रायपुर को देखो, तो आप देखोगे कि भाई ना रायपुर में तो इकोनॉमिक बूम हो रहा है ना? वहाँ पे मिडिल क्लास का राइज हो रहा है, लेकिन अबुझमाद में अभी भी डिस्पैरिटी है। तो अबुझमाद के लोग कहेंगे कि हमारा कुछ भला नहीं हो रहा, तो वो पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनली डिमांड करेंगे। जब उनको वहाँ से कोई वो नहीं मिलेगा रेजोल्यूशन, तो फिर उन्होंने आर्म्स उठा लेने। चलिए, कल्चरल डाइवर्सिटी की देखते हैं, बात क्या कर रहे हैं। इंडिया हैज़ अ रिच टेप्स्ट्री ऑफ कल्चर। इंडियाज रिच टेप्स्ट्री ऑफ कल्चर इज बोथ अ स्ट्रेंथ एंड अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ रीजनलिज्म। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि साउथ इंडिया डिफर्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, विच इज़ द होम टू लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन। इवन द ईस्टर्न इंडिया पोजेसेस डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटीज। तो इनके लोकल हीरोज हैं, कम्युनिटीज ऑफन रिवर लोकल हिस्टोरिकल फिगर्स लाइक शिवाजी इन महाराष्ट्र, लचित बोरफुखान इन आसाम। और इसकी वजह से क्या होता है, रीजनल प्राइड फॉस्टर होती है। ये कह रहे हैं कि कास्ट सिस्टम भी है, कल्चरल के अंदर कास्ट सिस्टम से भी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल वनियार कम्युनिटी इन तमिलनाडु हैज़ डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट बेस्ड अपॉन कास्ट आइडेंटिटी, है ना? हम तो कभी सोच भी नहीं सकते कि कास्ट बेस्ड रीजनलिज्म होती है, लेकिन अब हमें पता है। ठीक है। रिचुअल एंड फेस्टिवल्स के हिसाब से देखते हैं। रिलीजन एंड सेक्युलर फेस्टिवल्स अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग यूनिक ट्राइबल सेलिब्रेशन शोकेस डाइवर्स कल्चरल एक्सप्रेशन। तो अभी तक अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या याद रखना है, तो मैं ये कहूँगा कि कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है? आपको बस एक ही चीज़ जो हमने इम्पोर्टेंट देखी वो ये देखी, जो कि यहाँ पे लिखी है, वनियार कम्युनिटी ऑफ तमिलनाडु, बस इतना याद रखो। बाकी वो बस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, देखो भारत में कितनी डाइवर्सिटी है, वो हम बचपन से देख ही रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन हो जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज एक्सप्लॉइट रीजनल सेंटिमेंट्स एंड ग्रीवियंसेस टू स्ट्रेंथ देयर सपोर्ट बेस। दे मे हाईलाइट रीजनल इश्यूज इन इलेक्शन मैनिफेस्टो पोटेंशियली एग्जासर्बेटिंग रीजनल टेंशंस। की रीजनल डिमांड्स होती हैं, फॉर एग्जांपल मराठा मराठा रिजर्वेशन। आप इसमें एग्जांपल लिखना कि मराठा रिजर्वेशन जो होती है, इट इज़ अ हॉट इलेक्शन डिबेट, है ना? हॉट नहीं लिखना तो लिखना कि वो एक मतलब बेसिकली इलेक्शन मोबिलाइजर होता है वो, ऐसे लिख लो चलो। ठीक है। जो ज्योग्राफिकल रूट्स होती हैं, इंडियाज डाइवर्स ज्योग्राफी प्ले अ रोल इन रीजनलिज्म। कैसे? लैंग्वेज टेंड्स टू क्लस्टर इन स्पेसिफिक रीजन्स फॉस्टरिंग टेरिटोरियल आइडेंटिटी अमंग रेजिडेंट्स। जैसे बुंदेलखंड, पागेलखंड, ऐसे करके लिख देना, रोहिलखंड। इन सब की क्या है, लैंग्वेज ही तो सिमिलर है। विंध्याचल, पूर्वांचल। स्केर्सिटी एंड आइडेंटिटी, जैसे भोजपुर रीजन है तो वहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है। Scarcity and identity. When resources are scarce, competition between regions for shared resources like water, example Mahadehi, water in the Mahadehi river dispute can fuel regional aspiration. भाई तुम कावेरी का लिखना, कावेरी का हर किसी को पता है। यहाँ पे लिखा है कि वाई रीजनलिज्म स्टिल परसिस्ट इन इंडिया। भाई क्यों हम इसे ख़त्म नहीं कर पा रहे? ठीक है, तो वाई डज इट स्टिल परसिस्ट इन इंडिया? तो पहला रीज़न क्या है, हिस्टोरिकल इम्बैलेंस अभी भी है। जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है ना? और जो गवर्नेंस है वो एसेंशियल सर्विस अभी भी डिलीवर नहीं कर पा रही। इनकम डिस्पैरिटी है, अनइवन डेवलपमेंट है, सन ऑफ द सॉइल सेंटिमेंट है। ये बिलीव करते हैं कि जो धरती हमारी है उस पे पहला अधिकार हमारा है। जैसे कि मराठी कहे कि महाराष्ट्र की रिसोर्सेज पे पहला अधिकार मराठियों का है, ऐसे इतनी पंजाबी कहे, ऐसे ही बिहारी अपने बिहार के लिए कहे। तो वैसे सोशो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, लैंड रिफॉर्म्स हैवेंट बीन सक्सेसफुल इन सम रीजन्स, एंड वो जो फ्यूडल मेंटालिटी है वो अभी भी परसिस्ट करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिसिट है, लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पावर, ट्रांसपोर्ट एंड इरिगेशन फैसिलिटीज इन सर्टेन एरियाज क्रिएट डिस्पैरिटी। इसी के बाद ये कह रहे हैं कि अनइक्वल सोशल स्पेंडिंग है, वेरिएशन इन स्पेंडिंग ऑन हेल्थ, सैनिटेशन एंड एजुकेशन अक्रॉस द स्टेट इम्पैक्ट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एंड इसी के साथ साथ पॉलिटिकल फेलियर भी है, कि मतलब बेसिकली ये लोग वो जो जो क्लीवेजेस हैं, रीजनल क्लीवेजेस हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिकल माइलेज के लिए। अब हम क्या करेंगे? भाई मुझे इसमें नहीं जाना, मुझे पता है पॉलिटिकली ये बेसिकली इजी टू मतलब मोबिलाइजेशन के लिए रीजनलिज्म का इस्तेमाल होता है। ठीक है। इकोनॉमिकली क्या बोलेंगे हम? डेप्रीवेशन होती है। भाई ईस्ट इंडियंस के ईस्ट इंडिया के लोग कहेंगे कि वेस्ट में ही सारी इन्वेस्टमेंट जा रही है, डेप्रीवेशन है। और इसी के साथ साथ क्या है, इकोनॉमिक क्या वर्ड था वो, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, डेप्रीवेशन एंड डिस्पैरिटी है। ठीक है, आपने ऐसे लिख दिया।
फिर इसी के साथ साथ अगर हम जाएंगे सोशल में, तो सोशल एंड कल्चरल क्या है? प्राइड है अपने रीजन को लेके। हिस्टोरिक क्या है? लेगेसी है। ठीक है, हिस्टोरिक लेगेसी है। फिर इसी के साथ साथ अगर हम और चलें, तो सोशल में ही अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि मतलब सोशल इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है। इसी के साथ साथ हम और भी लिख सकते हैं कि जो सोशल कैपिटल है उस रीजन का, या फिर आप कह लो कि डेवलपमेंट, या फिर आप कह लो कि माइग्रेशन एक और रीजन है। एक और रीज़न है ना, कि जो माइग्रेशन इतनी हो रही है कि बेसिकली वहाँ पे क्या हो चुका है, इनसाइडर आउटसाइडर, इनसाइडर आउटसाइडर कि कल्चर में कॉन्फ्लिक्ट है। हम कोशिश करेंगे कि पेस्टल अप्रोच से ही ज़्यादातर हम निकाल पाएँ। अब आप कहोगे हर कोई पेस्टल लगाता है, ट्रस्ट मी कोई नहीं लगा पाता पेस्टल अप्रोच, कहने की बातें होती हैं। सन्स ऑफ द सॉइल डॉक्ट्रिन तुम खुद लगा के देख लेना, आज एक फुल लेंथ क्वेश्चन लिखना, 2 3 4 क्वेश्चन लिखना और फिर देखना क्या आप पेस्टल लगा भी पा रहे हो। सन ऑफ द सॉइल डॉक्ट्रिन होती है, ये बेसिकली कहता है कि जो लोकल्स हैं उनके पास कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस हैं, जस्ट बिकॉज वो उनका प्लेस ऑफ बर्थ है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये क्यों आती है, क्योंकि भाई कंपटीशन फॉर जॉब्स है, एस्पिरेशन है और इकोनॉमिक शॉर्टफॉल्स हैं। ये कह रहे हैं कि भाई यंगर वर्कफोर्स तो हो रही है, लेकिन उतने जॉब भी क्रिएट नहीं हो रहे। तो फ्रस्ट्रेशन में ये लोग क्या करते हैं, ये कहते हैं कि बाहर वालों को तो पहले निकालो। तो सन ऑफ द सॉइल, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, जॉब रिजर्वेशन की बात हरियाणा में हो रही है, आंध्रा में हो रही है, गोवा में हो रही है। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पे लिखा है मुल्की रूल। मुल्की रूल का मतलब क्या होता है, फॉलोइंग प्रोटेस्ट आंध्रा इंट्रोड्यूस्ड मुल्की रूल अंडर आर्टिकल 371D टू सेफगार्ड लोकल सिटीजन्स एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। आर्टिकल 371 में कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं जिसके नीचे आंध्र प्रदेश के अंदर जो सीट्स हैं वहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेटली शायद 70 80 या 90% जो है वो लोकल्स का ही वो चलेगा। ठीक है, लोकल की रिजर्वेशन है वहाँ पे। कि मान लीजिए मैं कर्नाटका में रहता हूँ, मैं आंध्रा पीसी, मतलब कुछ ऐसा नाटक है कि एक सर्विसेज में आपको वहाँ का डोमिसाइल या फिर आपको दिखाना होगा कि आंध्रा आपकी होम स्टेट है। और ये क्यों है, क्योंकि 371D के अंदर वो सेव कार्ड दिया हुआ है। सन ऑफ द सॉइल डॉक्ट्रिन रेजेस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन अबाउट बैलेंसिंग लोकल नीड्स विद नेशनल मोबिलिटी. While it aims to protect local opportunity, it can also limit individual freedom and economic growth. Finding solutions that bridge the gap requires addressing the root cause of job scarcity and ensuring equal opportunities for all. तो ये कह रहे हैं कि रीजनलिज्म मेन प्रॉब्लम नहीं है, रूट कॉज क्या है हमने ऊपर बता दिया है ना, ऊपर ही तो हमने डिस्कस करा कि रूट कॉज क्या था। रूट कॉज ये है, पॉलिटिकली मोबिलाइज करते हैं, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी और इसी के साथ साथ हिस्टोरिकल लेगेसीज जो हैं, है ना। और ये रूट कॉज है कि ये कह रहे हैं, ये जो सन ऑफ द सॉइल है ये कह रहे हैं कि ये थियोरी ही इसलिए आई क्योंकि भाई इकोनॉमिक डेप्रीवेशन है और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ज़्यादा है। और वहाँ पर जो लोग हैं उन रिसोर्सेज को अपने आप में बांटना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई अगर हम एक ग्रुप इकट्ठे हो जाएं तो हम आपस में लड़ के देख लेंगे कि किसको मिलना चाहिए, कि ऐसे कि पहले आउटसाइडर को निकालो, फिर हम compete करके रिसोर्सेज अपने आप में बांट लेंगे जितनी हमारी हैसियत होगी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है रीजनलिज्म और नेशनलिज्म में डिफरेंस क्या है। नेशनलिज्म प्रमोट्स सेंस ऑफ यूनिटी अमंग ऑल द सिटीजन्स, सेंस ऑफ यूनिटी अमंग ऑल द सिटीजन्स, और इसी के साथ साथ ये एक नेशनल आइडेंटिटी की बात करता है। तो भाई यहाँ पर क्या होगा, ये रीजनल आइडेंटिटी की बात करेगा, और यहाँ पे यूनिटी अमंग ऑल द सिटीजन्स की बात होती है। यहाँ पे रीजनल इंटरेस्ट के बेसिस पर क्या बनेगा, रीजनल इंटरेस्ट के बेसिस पे ग्रुपिंग बनेगी, और ये इसके अंदर पोटेंशियल होता है कि ये नेशनल डेवलपमेंट को हिंडर भी कर सकता है। अब यहाँ पे लिखा है फाइंडिंग अ बैलेंस, both regionalism and nationalism have their merits. Regionalism can foster culture preservation and local participation, while nationalism promotes national unity and shared goals. The key lies in finding a balance. A strong national identity can accommodate regional identities विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग नेशनल प्रोग्रेस। तो ये कह रहे हैं कि रीजनल आइडेंटिटी होना दिक्कत की वाली बात नहीं है ना। रीजनलिज्म जो है वो लोकल कल्चर को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है और लोकल पार्टिसिपेशन को इनकरेज करने का बहुत ईजी साधन है रीजनलिज्म। लेकिन जब रीजनलिज्म नेशनलिज्म के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, या फिर वो किसी के राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन को रिस्ट्रिक्ट करता है और डिस्क्रिमिनेटरी हो जाता है, तब रीजनलिज्म जो होता है वो डिसफंक्शनल हो जाता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि फेडरलिज्म एंड
रीजनलिज्म, क्या ये एक दूसरे के साथी हैं या ये हिंदी एक दूसरे के खिलाफ होते हैं? ठीक है, तो फेडरलिज्म एंड रीजनलिज्म के बारे में देखेंगे। यहाँ पे लिखा है कि फेडरलिज्म सपोर्टिंग रीजनल डाइवर्सिटी, और उसके बाद लिखा है हाउ इज रीजनलिज्म टू थ्रेट टू यूनियन, क्या लिखा है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है इश्यूज इन न्यूज़, कि क्या इश्यूज न्यूज़ में थे, एंड देन दिस चैप्टर फिनिशेस। चलिए देखते हैं। यहाँ पे फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म एक प्रिंसिपल है जो कि ये कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, इनके अपने स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एंड स्पीयर ऑफ वर्क होंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। नेशनल डिफेंस, ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। हमने नहीं सुना ना कि इंडियन आर्मी सुना है, हमने सुना है बंगाल आर्मी या फिर पंजाब आर्मी, नहीं होता ऐसा। इन द सेम वे स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर, है ना? तो एग्रीकल्चर जो है ये स्टेट की कंसर्न है, कि एग्रीकल्चर के बारे में जो भी लॉज बनेंगे ये स्टेट बनाएगी, है ना? तो ऐसे करके हमको इसको समझना है। तो अब अगर मैं आगे चलूँ, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फेडरलिज्म जो होती है ये रीजनल डाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है। क्या ये करती है? लेट अस फाइंड आउट। यहाँ पे लिखा है कि फेडरलिज्म इज डिवीजन ऑफ पावर, विद इट्स डिवीजन ऑफ पावर fosters a framework that accommodates India's rich diversity of regional identities, चाहे वो एथनिक हो, रिलीजियस हो, लिंग्विस्टिक हो या इकोनॉमिक हो। इट एक्ट एज अ मेथड टू मैनेज रीजनल एस्पिरेशंस इन सेवरल वे। तो ये कह रहे हैं कि फेडरलिज्म जो है ये बेसिकली रीजनलिज्म की डिमांड्स को उठने से रोकती है, कि मतलब बेसिकली जो रीजनल डिमांड्स होती हैं उनको हेल्प करती है मीट करने में, क्योंकि उनको लगता है कि जो रीजन से ही लोग आ रहे हैं ना, जो रीजन से ही लोग आ रहे हैं वही सरकार बना रहे हैं स्टेट लेवल पे। आप ये बात देखोगे भी कितनी सत्य है ना? हमने देखा ना कि कोएलिशन गवर्नमेंट बैठती है, जैसे डीएमके तमिलनाडु में है, ऐसे ही और भी पार्टीज हैं, जैसे कि बसपा हमको दिखेगी यूपी में, फिर उसके बाद हमको पंजाब में शिरोमणि अकाली दल दिख जाएगी, है ना? फिर उसके बाद हमको महाराष्ट्र में दिख जाती है शिवसेना। ये सारी की सारी रीजनल पार्टीज हैं। तो ये रीजनल डिमांड्स को ही रखेंगी ना आगे, नेशनल डिमांड तो रखेंगी नहीं। तो इस चीज़ को समझना है कि ये क्या करती हैं, ये बेसिकली इनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर लेगी। ठीक है, ये पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम को सेट करती है, कि यहाँ पर ये कह रहे हैं फेडरलिज्म इज एसेंशियली अ डेलिकेट बैलेंस बिटवीन शेयर्ड रूल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द सेल्फ रूल बाय द स्टेट। दिस इक्विलिब्रियम इज की इन मेंटेनिंग स्टेबल एंड यूनिफाइड नेशन। रिवॉल्विंग पावर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट से ये कह रहे हैं कि फेडरलिज्म को और स्ट्रेंथन करते हुए हम लोकल बॉडीज तक पावर स्ट्रक्चर को ले गए। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी में कह रहे हैं फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल में हमने तो इन रीजन्स को ऑटोनॉमी भी दे दी। ठीक है, और इससे बेसिकली क्या हो रहा है कि हम रीजनल डिमांड्स को रोक पा रहे हैं, जैसे कि जो बोडो लोग थे, है ना? जो बोडो लोग थे, ठीक है, आसाम में, जो कि ये रीजन होता है, जो कि जैसे मान लो ये भूटान है और इसके नीचे यहाँ पे ऐसे आसाम है ना? तो बोडो लोग यहाँ पे रहते हैं इस रीजन में। तो यहाँ पे क्या किया, ऐसे एच करके सिक्स शेड्यूल में बोडोलैंड बना दिया। समझ गए? तो हमने क्या किया, हमने बोडोलैंड की रीजनल डिमांड को संविधान के अंदर जाके ही उनको ऑटोनॉमी दे दी। ये कह रहे हैं फिफ्थ शेड्यूल लिखना है। रीजनलिज्म का सॉल्यूशन क्या है? फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल। इसी के साथ साथ रीजनलिज्म का सॉल्यूशन क्या है? फेडरलिज्म। और इसमें आप लिखिए कि जैसे कि मराठा महाराष्ट्र की रीजनल डिमांड्स की को फुलफिल करने के लिए शिवसेना आई है, तो शिवसेना को फेडरल मतलब वो compete करती है। और इसी के साथ साथ हमने डीएमके देखी, जो कि रीजनल डिमांड्स तमिलनाडु के लिए लेकर आ रही थी। इसी के साथ हमने शिरोमणि अकाली दल, सैड कहते हैं इसको, और ये हमने देखी पंजाब में। ठीक है, और भी अगर आपको आगे चलना है तो आप बसपा देख सकते हो, बीएसपी, ठीक है, बहुजन समाजवादी पार्टी आप देख सकते हो, बीएसपी। ठीक है, और उसके बाद क्या था, आरजेडी, है ना? आरजेडी करके है, ये बिहार में लालू जी की पार्टी है, ये बिहार में। और वैसे बीएसपी हमने यूपी में देखी। ये सारी क्या है, ये रीजनल डिमांड्स को एड्रेस करते हुए आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि कैसे हमारा फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो रीजनलिज्म की डिमांड को एड्रेस कर रहा है। और जब तक रीजनल मतलब आप ऐसे करके बना सकते हो, ऐसे और ऐसे, कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड रीजनल डिमांड्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये कौन सी हैं, ये जस्टिफाइड है, जस्टिफाइड, और यहाँ पे कर दिया अनजस्टिफाइड। ऐसे करके बना दिया, हो गया खत्म। तुमने बता दिया कि रीजनलिज्म बुरा नहीं है, रीजनलिज्म अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि उससे लोकल पार्टिसिपेट करते हैं। दिक्कत तब आती है जब रीजनलिज्म डिस्क्रिमिनेट करने लगता है ना? दिक्कत तब आती है जब रीजनलिज्म हेट्रेड की राजनीति करता है।
दिक्कत तब आती है जब रीजनलिज्म ससेशन की बात करता है ना? तब दिक्कत आती है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अब आप कहोगे रीजनलिज्म का भाई कुछ करंट बताओ। देखो, लद्दाख इज डिमांडिंग 6 शेड्यूल। ये क्या है? रीजनलिज्म की डिमांड है। इसके बाद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये क्यों, इसको भी हम क्या कहते हैं? रीजनलिज्म, जो कि एक्सट्रीमिज्म की तरफ चली गई। इसके बाद हम देखते हैं कि अब नागास जो हैं, ये काफ़ी सारा राइट जो है अपने असर्ट कर रहे हैं। नागास फिर से थोड़े एक्टिव हो रहे हैं। तो ये क्या है? ये रीजनल डिमांड है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है? ये कह रहे हैं कि चैलेंजेस क्या हैं, कि मतलब या चैलेंजेस कह लो या फिर ये कह लो कि हमको ठीक क्या करना है। रीजनल डिस्पैरिटी को हटाओ। जो रिसोर्स डिपेंडेंस है, स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑफन रिलाई ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रिसोर्सेज एंड सपोर्ट हिंडरिंग देयर ऑटोनॉमी। तो ये कह रहे हैं कि लोगों के पास, मतलब ये कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास रिसोर्सेज होनी चाहिए। वीक लोकल गवर्नेंस है, तो यहाँ पे कह रहे हैं मैनी रीजन्स लैक लोकल रॉबस्ट लोकल गवर्नेंस। तो ये कह रहे हैं कि अगर गवर्नेंस ही लोकल हो जाएगी तो वो जो ग्रुप है वो कलेक्टिव ही नहीं होगा, क्योंकि हर किसी की डिमांड लोकल लेवल पे मीट हो जा रही है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। यहाँ पे लिखा है कि कंसर्न्स एग्जिस्ट रिगार्डिंग फेयरनेस ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, यू कैन राइट दिस। फिर उसके बाद यही लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे इसके अंदर भाई? अपने पॉलिटी को जगाएंगे। हम कहेंगे कि आप फॉलो करो प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडारिटी। इसका मतलब क्या होता है? हर वो चीज़ जो कि लोकल लेवल पे हो सकती है उसको लोकल लेवल पे करो, स्टेट पे हो सकती है स्टेट पे करो, सेंटर पे करो। अभी क्या होता है? सेंटर, मतलब अभी क्या होता है ना कि सब कुछ हम यहाँ से देखते हैं कि सेंटर में हो रही है, सेंटर थोड़ा बर्डन हो गया स्टेट कर लो, स्टेट बर्डन होगी लोकल पे कर लो। जबकि क्या होना चाहिए? लोकल लेवल मेन होना चाहिए और सेंटर के पास बस दो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जानी चाहिए, वो है एक्सटर्नल अफेयर्स एंड डिफेंस। ठीक है, ये है प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडारिटी। चलिए, लेकिन भाई शक्ति किसको अच्छी नहीं लगती। और हम चाहते भी हैं कि हमारा सेंटर जो है वो बहुत स्ट्रांग रहे, है ना? स्ट्रांग सेंटर चाहिए। क्यों? बिकॉज इंडिया इज नॉट अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना? सॉरी, इंडिया इंडिया के अंदर जो यूनियन है वो स्टेट्स मिल के नहीं बना है ना? है ना? तो वैसे करके कि मतलब जैसे वो कहते हैं कि यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्टेट्स आर फॉर्मिंग द यूनियन। ठीक है, कि स्टेट्स ने यूनियन बनाया। हम कहते हैं कि इंडिया इज अ यूनियन, मतलब इंडिया के अंदर यूनियन इज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स, कि स्टेट की कोई आइडेंटिटी नहीं है विदाउट स्पेशल, वो जैसे अमेंड करने के लिए वो चाहिए होता है ना स्पेशल मेजोरिटी। वी कैन अमेंड द बाउंड्री एंड नेम ऑफ द स्टेट विदाउट एनी स्पेशल मेजोरिटी। सरकार चाहे तो कल आंध्र प्रदेश का नाम चेंज कर सकती है। सरकार कल चाहे तो पंजाब है ना, PUPANJAB, है ना? मतलब बेसिकली पंजाब की स्पेलिंग क्या है अभी फ़िलहाल? ये है ना PUNJAB। पंजाबी के कुछ पंजाबी कहते हैं कि इसको चेंज करो भाई, पुंजाब थोड़ी है, पंजाब है। तो सरकार चाहे तो कल ये भी कर सकती है पंजाब, है ना? ऐसे भी कर सकती है। ठीक है, तो इसके लिए सरकार को किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये कह रहे हैं फिस्कल फेडरलिज्म होनी चाहिए, सेंटर स्टेट के बीच में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होनी चाहिए, और नेशनल एजुकेशन फॉर यूनिटी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 3 लैंग्वेज फार्मूला इसीलिए आया है, ताकि एक सिंगल लैंग्वेज बने, जो कि बेसिकली भारत मतलब कहते हैं, मतलब मैं आपको बताता हूँ, कहते हैं कि अगर एक देश को यूनाइटेड रखना है तो उसकी इकोनॉमी इंटीग्रेटेड, पॉलिटी स्टेबल, उसकी एजुकेशन जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, और वो बेसिकली एक स्टेट का अपैरेटस बने जिससे पेट्रियोटिक वैल्यूज जाती हैं। और इसी के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, लैंग्वेज एंड कल्चर, ये जो है होमोजीनियस होना चाहिए। ये तो मतलब इंडिया में मुश्किल है ना? बट हम कैसे यूनाइटेड है? बिकॉज वी हैव अ कॉमन हिस्ट्री। और हिस्ट्री की एक ही दिक्कत है ना, कहते हैं ना हिस्ट्री फर्स्ट रिपीट्स इटसेल्फ एज अ ट्रेजेडी एंड देन एज अ फार्स। तो हमारी हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल स्ट्रगल कितने साल तक रहेगी? चलिए, तो इसीलिए अब वो हिंदी, इसीलिए हमारे संविधान में कहाँ लिखा है? आर्टिकल 351 में लिखा है कि हिंदी को डेवलप करना है एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि हाउ रीजनलिज्म इज अ थ्रेट टू नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। कैसे? है ना? तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप देखो तो भाई ससेशन की टेंडेंसीज होती हैं। ठीक है, राइज ऑफ एडवोकेटिंग ससेशन एंड सेपरेट आइडेंटिटीज। अब इसी के अंदर आप, मतलब आप एग्जांपल लिख देना कि तमिलनाडु में डिमांड उठी थी द्राविड नाडु बनाने की, पंजाब में खालिस्तान की, नॉर्थ ईस्ट के अंदर नागालिम की, और यहाँ पे तो भाई ये कह रहे थे कि मतलब बेसिकली ईस्ट इंडिया में तो
यूनियन गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की बात हो रही थी बाय वायलेंट मीन्स लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, चलिए। ये कह रहे हैं कि इसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्या होता है। रीजनल टेंशंस कैन वीकन इंडियाज डिप्लोमेटिक एफर्ट एज सीन विद श्रीलंका इशू एंड तमिलनाडु। ठीक है, सिक्योरिटी कंसर्न्स देखते हैं। वायलेंट प्रोटेस्ट होती हैं, जैसे कि हमने देखा कि जब बाइफर्केशन ऑफ आंध्र प्रदेश हो रहा था तब वहाँ पे रीजनल एडिकेशन हुए थे विच टर्न्ड वायलेंट, और उससे स्टेबिलिटी हुई। और उसके बाद इवेंचुअली क्या हुआ कि हमको मतलब बेसिकली फ्री मतलब इंडिपेंडेंट तेलंगाना राष्ट्र के लिए डिमांड उठ रही थी। सरकार कह रही थी कि अब मतलब सरकार वॉज हेजिडेंट, और इतने वायलेंट प्रोटेस्ट हो गए कि सरकार झुक गई 2014 में और सेपरेट स्टेट बन गई। इंटर स्टेट डिस्प्यूट है, अगर हम देखें वाटर का डिस्प्यूट होता है, कावे महादाई रिवर के लिए भी है, और इसी के साथ साथ कावेरी रिवर का डिस्प्यूट भी है। आगे देखते हैं, इसी के साथ साथ ये कह रहे हैं नेशनलिज्म वीकन होती है और रीजनलिज्म हाई होती है, कि लोग कहते हैं भाई मी मराठी आहे, कि मैं पहले मराठी हूँ, और फिर मतलब ऐसे करते करते वो कहेगा भाई तू इंडियन नहीं है क्या, है ना, हम एक देश के नहीं है, बोलते हो तू देश बाद में, पहले मैं मराठी हूँ, ऐसे होने लगेगा। ठीक है, कि पहले मैं बंगाली हूँ, पहले मैं पंजाबी हूँ, बाद में देश होगा, है ना। इसी के साथ साथ अनइवन प्रोग्रेस होगी। डिस्पैरिटी इन डेवलपमेंट बिटवीन रीजन्स कैन फ्यूल सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स एज सीन इन डिमांड्स फॉर सेपरेट विदर्भा स्टेट। और अभी हमने देखा कास्ट बेस एक स्टेट बन रही थी, जाके देख कर आते हैं, ऐसे ही याद होता है। हमने देखा था कि वो डिमांड कर रहे थे कि हमको कास्ट के बेसिस पे स्टेट चाहिए, ये रही। वनियार कम्युनिटी कह रही थी कि तमिलनाडु के अंदर हमको एक सेपरेट स्टेट चाहिए बेस्ड ऑन कास्ट, तो वनियार कम्युनिटी याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है वे फॉरवर्ड क्या है भाई, सोशल इंक्लूजन करो, डेवलपमेंट को बैलेंस करो, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मतलब इंक्लूसिव डेवलपमेंट करो, इन्वेस्टमेंट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर करो, डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करो, स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस को डेवलप करो, लोगों को उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को याद दिलाओ, लोकल गवर्नेंस को एम्पावर करो, एजुकेशन फॉर यूनिटी मतलब एजुकेशन हमारा जो करिकुलम है उसमें ये सब लेकर आओ। मीडिया एंड पब्लिक अवेयरनेस भी होनी चाहिए, कि media and education curriculums can play a crucial role in promoting national consciousness, breaking down regional barriers. Example, Delhi's patriotism initiative. तो सरकार खाली तो नहीं बैठी होगी। सरकार इनिशिएटिव लेकर आती है, जैसे कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, कि संविधान के दायरे में बैठकर आपको आपकी लैंग्वेज के बेसिस पे लिंग्विस्टिक स्टेट चाहिए, आंध्रा तमिल तेलुगु को आंध्रा चाहिए, दे दो। कन्नडिगास को कर्नाटका चाहिए, दे दो। तमिलियंस को तमिलनाडु चाहिए, दे दो। मल्लूस जो हैं उनको केरला चाहिए, दे दो। पंजाबियों को सिख सूबा चाहिए, दे दो, है ना। बिहारियों को बिहार चाहिए, दे दो। बंगालियों को बंगाल चाहिए, दे दो। और उड़ीसा के जो स्पीक लोग हैं उनको बंगाल से अलग कर दो। और जो ट्राइबल्स हैं उनको अपना छत्तीसगढ़ चाहिए, दे दो। झारखंड चाहिए, दे दो। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। इसी के साथ साथ हमने ऐसी स्कीम्स लेकर आए, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन आइडेंटिटी, है ना, वो सारे वन नेशन वन इलेक्शन। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये सारी भारत को यूनिटी रखने के लिए, भारत को यूनाइटेड रखने के लिए इनिशिएटिव्स हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे लिखा है बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड, ये भी है, ठीक है। फिर इसके बाद ये कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन से नीति आयोग, जो कि फेडरल इक्विलिब्रियम को बैलेंस करने के लिए बनाया गया है। जीएसटी काउंसिल है, जहाँ पे फाइनेंशियल फेडरलिज्म होती है, और यहाँ पे हर स्टेट के लोग आते हैं और वो अपने पर्सपेक्टिव रख सकते हैं। तो ये इकोनॉमिक इकोनॉमिक आई वुड से यूनिफिकेशन के लिए, मतलब कह लेंगे इकोनॉमिक यूनिफिकेशन कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि हम तो यूनाइटेड हैं, बट हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के लिए जीएसटी काउंसिल बनाई हुई है। इंटर स्टेट काउंसिल है, दो स्टेट्स के बीच में जो नाटक हो जाए, बॉर्डर डिस्प्यूट, वो सब के लिए। चलिए अब देखते हैं कि इश्यूज न्यूज़ में क्या थे। यहाँ पे कह रहे हैं कि वोकल फॉर लोकल कॉन्सेप्ट प्रायोरिटाइजेस लोकल रिसोर्सेज एंड प्रोडक्ट्स एमिंग टू एम्पावर रीजनल इकोनॉमीज एंड प्रिजर्व्स कल्चरल हेरिटेज। तो यहाँ पे लिखा है कि ये लोकल रेसिडेंट्स को प्रायोरिटाइज करती है, रीजनल प्रोटेक्ट प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करती है, जैसे कि जीआई टैग, वीआई टैग। इसी के साथ साथ रीजनल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करती है, आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करती है, और स्वदेशी मूवमेंट का ही जो कॉन्सेप्ट है वो आज हम सेल्फ रिलायंस की फॉर्म में उसको देख रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, चैलेंजेस क्या है लोकल फर्स्ट पॉलिसी का। भाई ये अलग है, वोकल फॉर लोकल अलग है। ठीक है, ये तो पता नहीं इन लोगों ने क्यों डाला है ना, ये तो नहीं डालना चाहिए था, ये तो नेशनल लेवल पर है। ये देखिए, चैलेंजेस फॉर लोकल फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी भाई। लोकल फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट आइडेंटिटी को मानता ही नहीं है। वी जस्ट हैव वन आइडेंटिटी, वी हैव वन सिटीजनशिप, दैट इज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अमेरिका में दो सिटीजनशिप होती हैं, आप स्टेट के भी सिटीजन होते हो और आप अमेरिका के भी सिटीजन होते हो।
है ना? तो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट है। इसका फिर ग्लोबल इम्पैक्ट है, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज कुड हार्म इंडियन कंपनीज कम्पीटिंग इंटरनेशनली। आई डोंट अंडरस्टैंड ये कैसे जोड़ा इन लोगों ने। आई डोंट थिंक ये रीजनलिज्म के हिसाब से इन लोगों ने लिखा है। आई मतलब ये इन लोगों ने क्या कर दिया ना, रीजनलिज्म और प्रोटेक्शनिज्म को जोड़ दिया है। तो ये दिस इज फॉर सम, मतलब ये बेसिकली मतलब मे बी एडिट करते टाइम कुछ हो गया, भाई ने प्रोटेक्शनिज्म के पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। तो हमको क्या लिखना है हमको यही लिखना है कि बेसिकली नेशनल यूनिटी होनी चाहिए, ठीक है, नेशनल यूनिटी होनी चाहिए। और उसके लिए हमको नेशनल सिंबल्स बनाने हैं, नेशनल सिंबल्स होने चाहिए। और इसी के साथ साथ हमको आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल को और ज़्यादा प्रमोट करना है। और हमको क्या करना है, हमको बेसिकली नेशनल नेशनल यूनिट मतलब नेशनल आइडेंटिटी, नेशनल सिंबल्स एंड फ्रीडम स्ट्रगल, ये सारी के सारे आइडियल्स जो हैं इनको प्रमोट करना है। और हमको एजुकेशन एज अ टूल इस्तेमाल करना है जिससे कि नेशनल यूनिटी जो है वो हर एक इंडिविजुअल की कॉन्शियसनेस में एनग्रेन हो, जो कि इंडिविजुअल पहले अपने आप को इंडियन माने और फिर उसके बाद कोई रीजनल आइडेंटिटी उसकी है तो वो उसको उसके साथ एसोसिएट करे, कि हमारी प्राइमरी आइडेंटिटी होनी चाहिए ऑफ बीइंग बिलोंगिंग टू वन मदरलैंड, वन नेशन, दैट इज़ इंडिया। ऐसे लिखना है, ठीक है, कि हमको एजुकेशन का इस्तेमाल करना है। जब आदमी बड़ा हो जाता है और वो उसको सिर्फ एक ही पता होता है, अपना स्टेट, तो उसको राष्ट्रवादी बनाना बहुत इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर एक बच्चे को राष्ट्रवादी बना दिया तो फिर वो हमेशा राष्ट्रवादी रहेगा। जैसे नेशनल एंथम है ना, जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। उसमें चाहे तुम मद्रासी हो, चाहे तुम बंगाली हो या तुम पंजाबी हो, तुम कहते हो ना पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल, मतलब आज का उड़ीसा, उत्कल बंगाल। भाई नॉर्थ ईस्ट नहीं आया भाई, करना पड़ेगा कुछ इसका भी, है ना। इसके लिए भी डालते हैं पिटिशन कि उसके अंदर नॉर्थ ईस्ट भी डालो। चलिए, उस समय ऐसे होता था ना कि जो द्राविड़ उत्कल बंगाल, तो जब बंगाल प्रोविंस था उसी में आसाम भी आता था, तो नॉर्थ ईस्ट वैसे आ जाता था। तो नहीं तो रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे नहीं है, वो पक्का लिखते। चलिए, तो तो इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। डू यू अग्री रीजनलिज्म इन इंडिया अपीयर्स टू बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ राइजिंग कल्चरल असर्टिवनेस? तो इसमें क्या करना है, यस, और फिर कहना है नो। तो फिर वो क्या है, वो एक इकोनॉमिक असर्टिवनेस भी है, ठीक है, कि इकोनॉमिक रीजंस की वजह से है। वो रिसोर्सेज को कैप्चर करने का एक तरीका है। और इसी के साथ साथ वो बेसिकली एक रिएक्शन है, इट इज़ ऑल्सो अ, है ना, इतना लिख दिया, ठीक है, इतना लिख दिया। मतलब ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज के लिए भी है। यस में हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे इट इज़ अ कल्चरल रिएक्शन टू आउटसाइडर्स, ठीक है। फिर हम कहेंगे रीजनलिज्म जो है वो लैंग्वेज को लैंग्वेज को लैंग्वेज के ऊपर थ्रेट देखते हैं इसलिए भी आ रही है। इसी के साथ साथ हम ये कहते हैं कि उनके जो इरोजन ऑफ कल्चर है ना, इरोजन ऑफ कल्चर है, वहाँ से भी आती है। इसी के साथ साथ जो पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप है और जो सोशल लाइफ है ना, सोशल लाइफ है, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उससे जो एनजाइटी क्रिएट हो रही है, ये उससे भी रीजनलिज्म आती है। ये 4 पॉइंट इसमें लिख दिए। और यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं, इकोनॉमिक असर्टिवनेस भी है, रिसोर्सेस को कैप्चर करने का एक तरीका भी है। ये कल्चरल के साथ साथ एक पॉलिटिकल फिनोमिना भी है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो है इसको एक पॉलिटिकल क्लीवेज जो है ना। भाई मैं लिखते लिखते लिख नहीं सकता, मतलब बोलते बोलते लिख नहीं सकता क्या। और ये पॉलिटिकल क्लीवेजेस को पकड़ने का भी एक मतलब तरीका है। इसी के साथ साथ इसमें हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कल्चरल फैक्टर्स भी हैं। हो गया, 4 पॉइंट उधर लिख दिए, 4 पॉइंट उधर लिख दिए। फिर उसके बाद भाई अब तुम कहोगे 8 ही पॉइंट लिखेगा 10 मार्कर में, अरे वे फॉरवर्ड भी तो लिखेगा कि हमको करना क्या है। क्या करना है, एजुकेशन, नेशनल यूनिटी, नेशनल नेशनल सिंबल्स, इसी के साथ साथ, और हमने क्या बोला था, नेशनल यूनिटी, नेशनल सिंबल्स, और इसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर जितनी रीजनल डिमांड्स को हम असर्ट कर सकते हैं करें। और और मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर जितनी रीजनल डिमांड्स असर्ट हो सकती है उनको करो। यहाँ पे लिखना सिक्स शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल, आर्टिकल 371, आर्टिकल 371 ऐसे करके लिख देना। और हम क्या लिख सकते हैं इसी के अंदर, सेपरेट स्टेट्स, हो गया। नहीं तो लिख देना स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है, एस आर ए ऐसे करके लिख देना, हो गया। चलिए, आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ रीजनलिज्म, वही तो लिखा है,
क्या है? इकोनॉमिक बेसिस है, पॉलिटिकल बेसिस है, सोशल बेसिस है, हिस्टोरिकल बेसिस है। इज दिस द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट? वो इकोनॉमिक हो गया। ऑन द रीजनल बेसिस ऑन एंड इवेंचुअली प्रमोट रीजनलिज्म, तो इसमें क्या होगा? यस। और यस में हमको क्या लिखना है भाई? नॉर्थ ईस्ट, जो कि एक साथ मतलब नॉर्थ ईस्ट सारा का सारा एक साथ उठ के बोलता है भाई हमारी तो डेवलपमेंट ही नहीं हो रही। फिर हमने ईस्ट के देखा भाई लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, है ना? तो ऐसे करके, और इसी के साथ साथ दूसरी तरफ का पर्सपेक्टिव भी लिखना है कि कर्नाटका वाले लोग क्यों मतलब इतना ज़्यादा वो कर रहे हैं, क्योंकि वो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ पे हुई है उसके फ्रूट्स को कॉर्नर अपने लिए, मतलब वो चाहते हैं कि पहले वो उसको उसको उनके फ्रूट्स को, उन फ्रूट्स को कॉर्नर कॉर्नर कर सके, है ना? तो दिस इज हाउ वी हैव टू राइट। अब अगर आगे चलते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि मतलब सब्सटेंशिएट योर आंसर, तो यही तो अब समझ रहे हो ना, आई एम ट्राइंग टू गिव अ न्यू पर्सपेक्टिव हियर। व्हेन यू राइट कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट से रीजनल बेसिस हुआ है, तो जब आप यस लिखोगे तो आप लिखोगे कि हाँ भाई नॉर्थ ईस्ट को देखो अनइक्वल तो है ना? आप लिखोगे कि ईस्ट इंडिया में अगर आप देखो जो ट्राइबल बेल्ट है हमारी, छत्तीसगढ़ ले लो, फिर उसके बाद उड़ीसा ले लो, फिर उसके बाद आप, वैसे मैं तो आपसे बोलूँ वो मुझे बताओ उड़ीसा में सबसे डेवलप्ड कंट्री कौन सी है? उड़ीसा कौन से बिजनेस के लिए जाना जाता है? छत्तीसगढ़ कौन से बिजनेस के लिए जाना था? आप बोलोगे माइनिंग, मैं बोलूँगा वो भाई वो प्राइम वो कौन सी एक्टिविटी है भाई? इट इज़ लाइक सेकेंडरी एक्टिविटी, उसमें क्या ही पैसा जुड़ेगा, क्या ही पैसा बनेगा, कितनी लेबर लगती है उसमें, है ना? उसमें एम्प्लॉय नहीं, उसमें लेबर होती है ना? नॉर्थ ईस्ट हो गया, ईस्टर्न इंडिया, है ना? फिर इसी के साथ साथ आपको ये भी लिखना है कि भाई महाराष्ट्र में रीजनलिज्म भी तो है, वहां पर क्यों है? क्योंकि वो चाहते हैं कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे पहला उनका राइट हो, सन ऑफ द सॉइल। कर्नाटका में रीजनलिज्म है क्योंकि वो चाहते हैं कि वहां पे क्या कहते हैं, जो जो लोकल्स है ना, जो लोकल्स हैं उनका पहला राइट हो। जो कि हमको दिखता है अभी अभी कर्नाटका की लेजिस्लेटिव असेंबली में एक लॉ भी पास हुआ था जो कि बाद में डिफीट हो गया, कि जो जो लोअर डिवीजन के वर्क्स होंगे वहाँ पे लोकल्स की रिजर्वेशन होगी, इवन इन द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है? तो ऐसे करके लिखना है हमको, दोनों लिखना है। और फिर नो में क्या लिखना है? नहीं भाई, लंबा लंबा गेम है। इसके हिस्टोरिकल रीजंस भी हैं, इसके पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, इसके सोशो कल्चरल रीजंस भी हैं, बस इसका एक ही नहीं है। हैज़ द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट स्ट्रेंथन द कॉज ऑफ इंडियन यूनिटी? यस। और अगर तुमने इसमें नहीं लिखा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो भाई तुम गए। ठीक है, 1956 का है। तुमने इसके अंदर सिक्स्थ शेड्यूल नहीं लिखा, तो तुम गए। तुमने इसके अंदर नॉर्थ ईस्ट की पार्ट डिवीजन को नहीं लिखा, तो तुम गए। तुमने इसके अंदर आंध्र प्रदेश, पंजाब एंड महाराष्ट्र एंड गुजरात की फॉर्मेशन नहीं लिखी, तो तुम गए। फिर इसके बाद नो में लिखना है। क्यों? हम बोलेंगे रीजनल डिमांड्स एवर इंक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु में अभी देखा था वनियार्स हैं, वो कहते हैं हमको सेपरेट स्टेट चाहिए। बोडोलैंड की डिमांड हमने देखी। अभी हमने देखा कि तेलंगाना जो है वो बेसिकली अभी भी डिमांड कर रहा है। तो हमको यहाँ से ये दिखता है कि इंडियन यूनिटी जो है ना, इंडियन यूनिटी जो है ये डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट से आती है। और जब हम डाइवर्सिटी को एक सेपरेट स्टेट या फिर एक सेपरेट रीजन की आइडेंटिटी देते हैं, तो हम उसी डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। हाउएवर डिमांड्स ऑफ सेसेशन, फॉर एग्जांपल द्राविड नाडु की डिमांड, फॉर एग्जांपल ग्रेटर नागालिम की डिमांड, खालिस्तान की डिमांड, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्स ये जो है ये बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स हैं। या फिर आप लिखोगे कि इन डिमांड्स को हमको सप्रेस करना चाहिए और इन डिमांड्स को हमको एड्रेस करना चाहिए बाय फिलिंग द डेवलपमेंट डेफिसिट, है ना, एंड विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स। और इसी के साथ साथ यहाँ पे नक्सलिज्म भी लिख देना। ऐसे करके लिखना है कि देखो अच्छा है, देखो कितना बढ़िया है और आज भी हम कर रहे हैं, लेकिन ये जो डिमांड है ना, ये हम नहीं होने देंगे, कि देश के टुकड़े तो नहीं होने देंगे। सेंट्रल मतलब ऐसा मतलब सिंपल रूल है कि मतलब कि अब बहुत टुकड़े हो गए, अब जोड़ेंगे। जितना हमारा पार्टीशन हुआ है ना, सब जोड़ेंगे अब हम, और एक एक इंच भी आगे पीछे नहीं होने देंगे। द ग्रोइंग फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म इज एन असेंशियल फैक्टर इन जनरेशन ऑफ डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट डिस्कस। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? आप ये कह रहे हैं कि ग्रोइंग फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म एक असेंशियल फैक्टर है। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे कि रीजनलिज्म क्या होती है ना? फिर उसके बाद हम कहेंगे कि ग्रोइंग फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म से कैसे आ रही है, हम इसका एग्जांपल लेंगे। जैसे कि जो बोडोज हैं, बोडोज देखते हैं कि इनको एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब नहीं मिल रहा है आसाम में, तो ये कहते हैं कि बोडोलैंड चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद जो गोरखास हैं, गोरखास देखते हैं कि भाई ये जो है ये लो स्टेटस
लो स्टेटस लो वेज जॉब में ही है, जैसे कहते नहीं गोरखा वॉचमैन रहेगा या तो आर्मी ज्वाइन करेगा, ऊ साहब जी वो सब इन्हीं यही इनके लिए ही मतलब ऐसे करके बोलते हैं। तो ये कहते हैं कि हमको क्या चाहिए, गोरखा गोरखा लैंड चाहिए। फिर इसी के साथ साथ क्या कहते हैं, इसी के साथ साथ आगे चलते हैं, तो जो सिख्स हैं, जो सिख्स थे उन्होंने ये कहा था कि दे वांट अ लीडर जो कि उनकी कम्युनिटी से हो, क्योंकि उनको लगता था कि वो पॉलिटिकली पॉलिटिकली कभी भी मतलब बेसिकली वो पॉलिटिकली व्हाट वुड बी द वर्ड, कि मतलब उनकी कभी पॉलिटिकल असर्शन नहीं हो सकती, तो हमने पंजाब बना दिया। और भी एग्जांपल लेने तो हम कह देंगे कि जो तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश का है, तो ये कहा जाता था कि आंध्र प्रदेश की डेवलपमेंट जो है इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू दी कोस्टल रीजन ऑफ अमरावती, फिर करनूल, और फिर उसके बाद और कौन सा था, अमरावती, करनूल, है ना, इन रीजन्स में, और विशाखापट्टनम इन रीजन्स में है। और जो इनलैंड जो तेलंगाना लोग हैं, है ना, जो तेलंगाना के लोग हैं उनकी डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो इसलिए हमने तेलंगाना राष्ट्र बना दिया। ठीक है, ऐसे करके हम तेलंगाना राष्ट्र बोल रहा हूँ भाई, तेलंगाना स्टेट बना दिया। ठीक है, तो ऐसे करके आपको लिखना है एग्जामिनेशन में कि भाई बोडोलैंड बना क्योंकि बोडोज को एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब नहीं मिल रही, गोरखा लैंड बना क्योंकि लो स्टेटस और लो वेज में ये रह रहे हैं, सिख्स की पॉलिटिकली वो असर्ट नहीं कर पा रहे थे, हमको तो पंजाब बना दिया। अब आंध्र प्रदेश में सारी डेवलपमेंट कोस्टल एरियाज में हो रही थी, तो तेलंगाना की डिमांड उठी, तेलंगाना बना दिया। ठीक है, ऐसे लिखना है। देयरफॉर हम देख रहे हैं कि रीजनलिज्म जो है ये एक असेंशियल फैक्टर है इन जनरेशन ऑफ डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट। और रीजनलिज्म की डिमांड आ रही है क्योंकि यहाँ पे क्या है, डेप्रीवेशन है, तो ऐसे लिखना है ना, आपको ऐसे करके लिखना होगा कि रीजनलिज्म क्यों आ रही है, क्योंकि डेप्रीवेशन है, और डेप्रीवेशन से सेपरेट स्टेट बन रही है, समझ रहे हो। तो ऐसे करके आपको लिखना है। And with this, we have finished this chapter, which was regionalism. In the next video, we are going to do